अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज जो है हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी के ऊपर। इस इंडियन जियोग्राफी के अंदर हम जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो है क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, साइल, रिवर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है हम कंबाइंड वे में जो है क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो जिनके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, और हमें उनको बहुत अच्छे से डिटेल वे में जो है मैंने क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी रखी हुई है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है वो किस किस्म का है? क्या वो टेम्परेट है, कॉन्टिनेंटल है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है या ट्रॉपिकल मानसून है? तो हमें पता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रॉपिकल मानसून। इंडिया का ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप है। तो क्लाइमेट होता क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना है व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है एक एवरेज वेदर कंडीशंस इन अ प्लेस, किसी जगह पे फॉर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पार्टिकुलर जगह पे लंबे समय तक की जो एवरेज वेदर कंडीशंस वो कैसी रहती हैं उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे सालों की बात की जाए, 25, 30, 20 साल की बात की जाए, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और जहाँ पे डे बाय डे की बात हम करते हैं कि आज का मौसम कैसा है, उसको हम वेदर बोलेंगे। तो इंडिया का जो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, याद रखना है। ये टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन ट्रॉपिकल एरिया। रफली जो है कौन से हमारे पास ये लैटिट्यूडनल वैल्यूज में जो है ये हमारी ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। ठीक है, इस एरिया में ये आता है। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ। तो ये वाला एरिया जो है हमारे पास ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में पड़ता है। ठीक है, तो वर्ड मानसून जो है इसको निकाला गया है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, तो सीजनल जो हमारे पास सीजन, ठीक है, तो अरेबिक वर्ड मौसम से जो है इस मानसून को निकाला गया है। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज आल्सो नोन एज मानसून। ठीक है, याद रखना। मेजर रेनफॉल अक्कर्स इन इंडिया ड्यू टू। हिंदुस्तान में जो ज्यादा बारिश पड़ती है सबसे ज्यादा, वो किससे पड़ती है? क्या वो साउथ वेस्ट मानसून विंड से पड़ती है, नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड से पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से पड़ती है, या इन दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? तो जो मेनली रेनफॉल इंडिया के अंदर पड़ती है वो है साउथ वेस्ट मानसून विंड। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून विंड से बहुत ज्यादा बारिश जो है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में पड़ती है, एक्सेप्ट तमिलनाडु वाला एरिया जो है, वहां पे जो है साउथ वेस्ट मानसून एरिया से बारिश नहीं पड़ती है। सिंस दीज विंड्स आर सी बीरिंग विंड्स एंड ब्लो आवर वार्म वाटर बॉडीज। ये विंड्स जो है समुद्रों से जो है आती हैं और वार्म वाटर बॉडीज के ऊपर जो है ब्लो करती हैं लैंड तक पहुंचने से पहले। ठीक है, और इस विंड से जो है बहुत सारी बारिशें जो है इंडिया के अंदर पड़ती हैं, एक्सेप्ट सम एरियाज। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो एरिया है, ठीक है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जिससे जो है बहुत सारा विंटर फॉल जो है इंडिया में होता है, बर्फ पड़ती है विंटर डिस्टर्बेंसेस से। तो ये मेनली इनका काज क्या है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, या दोनों है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हम इसको बोलेंगे। जेट स्ट्रीम्स क्या होती है? जेट स्ट्रीम एक नैरो बेल्ट है हाई एल्टीट्यूड विंड्स की। हाई एल्टीट्यूड विंड्स की एक नैरो बेल्ट है, और ये हाई एल्टीट्यूड विंड कौन सी हो जाएगी? जो ऑलमोस्ट 12,000 मीटर अबव होती हैं ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोस्फियर हमारे पास है, तो इसमें जो है ऑलमोस्ट 12,000 मीटर अबोव जो है एक नैरो बेल्ट है होती है विंड्स की, जिसको हम जेट स्ट्रीम्स बोलेंगे। ठीक है, तो देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट
110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर इन विंटर्स। जेट स्ट्रीम विंड्स जो होती हैं इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, विंटर्स में 110 किलोमीटर के आसपास होती है और समर में और विंटर में 184 किलोमीटर पर आवर होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बहुत हाई स्पीड विंड्स होती हैं ये। जेट स्ट्रीम्स इन द अपर एयर सिस्टम इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो जो अपर एयर सिस्टम ये जेट स्ट्रीम्स होती हैं तो ये इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। ये वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो है रिस्पॉन्सिबल है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लाता है इंडिया के अंदर मेडिटेरेनियन रीजन से इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इससे विंटर्स में बारिश पड़ती है इंडिया में, ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में ज्यादा बारिश पड़ती है। दिस रेन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द व्हीट क्रॉप्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। मतलब सर्दियों में जो फसलें उगाई जाती हैं नॉर्थ इंडिया में तो उसके लिए ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है काफी बेनिफिशियल रहता है। दीज डिप्रेशंस आर जनरली फॉलोड बाय कोल्ड वेव्स व्हिच ब्रिंग डाउन टेम्परेचर कंसिडरेबली। तो सर्दियों में टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी लहरें जो हैं हमारे इंडिया में मेडिटेरेनियन सी से जो है आती हैं, ठीक है। अल नीनो इफेक्ट से क्या होता है, क्या इससे बारिश कम होती है या बारिश ज्यादा होती है या साइक्लोन्स इंडिया में होते हैं या कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारे पास दो किस्म के इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीनो, ठीक है। तो अल नीनो जो है इससे क्या होता है हमारे जो इंडिया के अंदर जो है बारिशें कम हो जाती हैं और अपोजिट इफेक्ट है ला नीना जिससे हायर रेनफॉल होता है इंडिया में, ठीक है। तो वेदर कंडीशंस इन इंडिया जो है इन्फ्लुएंस्ड होती हैं अल नीनो इफेक्ट से। इरेगुलर वार्मिंग ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर, में जो ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर जो है वहां पे जो इरेगुलर तरीके से वाटर का वार्म होना, गर्म होना, उसको ही हम अल नीनो इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इरेगुलर वार्मिंग, तो अगर हमें कोई पूछे तो ये विंड, ये कौन सा इफेक्ट है इसका, दैट इज वार्म इफेक्ट। इरेगुलर वार्मिंग ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर इज नोन एज अल नीनो इफेक्ट। इससे क्या होता है, ये इफेक्ट करता है जो ग्लोबल पैटर्न होता है प्रेशर का एंड विंड सिस्टम का, इंक्लूडिंग द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स निकलती है उसको भी जो है ये इफेक्ट करता है, ठीक है। ग्लोबल पैटर्न जो है प्रेशर का विंड सिस्टम का उसको भी ये इफेक्ट करता है जिसकी वजह से बारिशें जो है कम होती हैं। तो इसलिए अल नीनो इफेक्ट की वजह से इंडिया को बहुत कम एक्सपेक्टेड रेनफॉल मिलता है एंड समटाइम्स ड्रॉट्स जो है ड्रॉट लाइक सिचुएशन, मतलब कि बारिशें पड़ती ही नहीं है, ठीक है। व्हेन इंडिया हैज विंटर द सन वर्टिकली शाइन्स ओवर। जब इंडिया में विंटर्स होती हैं तो सन जो है वर्टिकली शाइन कहाँ पे ये शाइन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, इक्वेटर पे, या कहीं भी नहीं। तो विंटर्स जब इंडिया में होते हैं तो सन जो है वर्टिकली शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होती है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये इक्वेटर है, ये कैंसर है और ये कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए कौन सी लाइन कहाँ पे है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन जनवरी सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि जब इंडिया में विंटर्स होते हैं तो सन वर्टिकली शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंटर्स होंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन वर्टिकली शाइन करता है, कब, जनवरी के मंथ में। एज द सन्स पोजीशन जो है वो दूर होती है तो इससे क्या होता है इंडिया में टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे कोई इंसान जो है नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, तो जैसे जैसे वो साउथ की तरफ मूव करेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो जब सन इंडिया में समर्स होते हैं तो सन वर्टिकली शाइन करता है एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। जब इंडिया में विंटर्स होते हैं तो वर्टिकली सन शाइन करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, लेकिन जब समर होगा तो सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली शाइन करेगा, ठीक है।
कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये नीचे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। दिए गए सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस ठीक है या गलत है। लू जो है एक हॉट ड्राई विंड है, ये सेंटेंस ठीक है। इट ब्लोज मेनली इन सदर्न इंडिया ड्यूरिंग मई एंड जून। लू जो है नॉर्थ इंडिया में चलती है, साउथ इंडिया में ये नहीं चलती है। इट इज गुड फॉर व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप जो है ये राबी क्रॉप है। जब हमने पढ़ा कि हॉट विंड है, हॉट ड्राई विंड है, दैट मीन्स ये समर्स में चलती है, तो दैट मीन्स खरीफ क्रॉप के लिए ये फायदेमंद होगी, तो ये राबी क्रॉप्स के लिए फायदेमंद नहीं होगी। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो लू जो है ये जो है एक हॉट ड्राई विंड है विच ब्लोज मेनली इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मई एंड जून। इससे काफी हीट स्ट्रोक्स काज होते हैं और डेथ भी होती हैं बहुत सारी हर साल, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होती है। Consider following statement. Kerala lies in temperate zone and New Delhi lies in tropical zone. लोकेशन की बेस पे क्वेश्चंस हैं। केरला बोलता है टेम्परेट जोन में लाई करता है केरला, और न्यू दिल्ली ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। तो इनमें क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे पास हमारे कंट्री की मिडल से जाता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 7 स्टेट से गुजर के जाता है। अब वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं? वो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये हमारे पास है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सीक्वेंस है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है कि एरिया लाइज साउथ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर टिल इक्वेटर कम्स अंडर ट्रॉपिकल जोन। बोलते जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है इक्वेटर तक, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर तक जो एरिया पड़ता है, ठीक है, इस एरिया को हम ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। The northern part, hence all South India comes under tropical zone. इसलिए जितना भी साउथ इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में आएगा। बट क्वेश्चन में केरला साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में आता है, तो केरला ट्रॉपिकल जोन में आएगा। ठीक है, इस तरह से जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का वो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। तो जो हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन है, इससे ऊपर जो एरिया आता है वो सब ट्रॉपिकल है और कुछ टेम्परेट जोन भी में भी आता है। साउथ इंडिया सारा सारा ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन इज नियर टू द इक्वेटर। अब ट्रॉपिकल जोन क्यों? ये इक्वेटर के नजदीक, जो एरिया इक्वेटर के नजदीक होता है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। एंड हेंस एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर, और इसलिए वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है पूरे साल। और ठीक है, द एरिया नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग अवे फ्रॉम इक्वेटर, और जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक होता है वो इक्वेटर से दूर होता है। वहां पे काफी जो है क्लाइमेट जो है डिफरेंट होता है, एंड विद ए हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर रेंज है वहां पे उसमें भी काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो एरिया इक्वेटर के नजदीक हो वहां पे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा हॉट होता है, और जो एरियाज इक्वेटर से दूर होते हैं तो वहां पे डेली बेसिस पे टेम्परेचर के अंदर हमें बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो इक्वेटर के नजदीक जो एरिया होगा वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, और जो एरिया इक्वेटर से दूर होता है तो वो एरिया जो है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन के अंदर आता है। तो हमारा जो साउथ इंडिया वो इक्वेटर के नजदीक है, ठीक है, तो वो ट्रॉपिकल जोन में आएगा, और जो नॉर्दर्न इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है और इक्वेटर से काफी दूर है, तो वहां पे टेम्परेट जोन आएगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। हाँ, न्यू दिल्ली अगर है कि क्वेश्चन हमारे पास कि न्यू दिल्ली टेम्परेट जोन में आता है तो हम इसको करेक्ट बोलते हैं, और केरला इज इन ट्रॉपिकल जोन तो हम इसको करेक्ट बोलते हैं। तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। ठीक है, प्री मॉनसून शॉवर्स इन केरला आर नोन एज। केरला में जो प्री मॉनसून आते हैं, मॉनसून से पहले ही मॉनसून आता है, उनको हम क्या बोलेंगे? काल बैसाखी, ये वेस्ट बंगाल में बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैंगो शोवर्स। ठीक है, बरदोली चेहरा ये भी वेस्ट बंगाल में ही बोला जाता है। लू तो एक वार्म ड्राई विंड है जो कि नॉर्थ इंडिया में
चलती है। तो मैंगो शावर्स इसको कहा जाएगा। प्री मूनसून शावर्स सर कॉमन जो है ये केरला में होते हैं। इनको मैंगो शावर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैंगोज को राइपन करने में मदद करते हैं, पकाने में मदद करते हैं। काल बैसाखी और बरदोली चेहरा ये लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स हैं जिससे काफी जोर के जो है हमारे पास बारिशें, काफी तूफान जो है हमारे पास आती हैं वेस्ट बंगाल वाले एरियाज के अंदर, और इसको काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में कहा जाता है और बरदोली चेहरा आसाम के अंदर कहा जाता है। ठीक है, तो मैच द ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि बरदोली चेहरा किस स्टेट में जो हमें देखने को मिलता है, काल बैसाखी किस स्टेट में देखने को मिलता है, मैंगो शावर्स केरला तमिलनाडु वाले एरिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा बारिश जो है कौन से एरिया में पड़ती है, इंडिया के अंदर ये जगह है और पूरी वर्ल्ड के में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बारिश मवर सियाम में पड़ती है जो कि हमारे पास मेघालय के अंदर है। मवर सियाम receives the highest rainfall in India. It is also considered as the wettest place on earth. ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड, एक फोर्स होती है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, तो ये विंड्स को डिफ्लेक्ट करता है। किस साइड डिफ्लेक्ट करेगा, राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड की तरफ जो है ये विंड को डिफ्लेक्ट करता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स जो है डिफ्लेक्ट करती है विंड्स को टुवर्ड राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस काज द विंड फ्रॉम द इक्वेटर टू मूव towards India as southward monsoon winds. Hence Coriolis force plays a major role in India's climate. इस Coriolis force का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिया के क्लाइमेट में, क्योंकि ये जो विंड होती है ना ये इक्वेटर से मूव होती है इंडिया की तरफ। ठीक है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन, मतलब राइट की तरफ ये आती है। किस कौन सी कहाँ की तरफ आती है, राइट डायरेक्शन में ये कोरियोलिस फोर्स जो है हमारे इंडिया में विंड को डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। और साउथ वाले एरिया में जब हम देखेंगे तो वहां पे ये साउथ ईस्ट मानसून की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अगर हम नॉर्थ वाले एरिया में बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये इक्वेटर से जब ऊपर आएगी, ठीक है, तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, जिससे इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। Which among the following soil is transported and destroyed by river? तो रिवर से जो साइल बनने वाली उसको हम अलुवाइल साइल बोलते हैं। ब्लैक साइल जो हमारे पास इसको हम रिगोर साइल, कॉटन साइल भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है अलुवाइल साइल। ठीक है, अलुवाइल साइल ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर। कम से कम 40% एरिया जो है इंडिया में वो अलुवाइल साइल से ऑक्युपाइड है, और सबसे ज्यादा सॉइल जो इंडिया के अंदर वो एलुवाइल सॉइल ही है। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें ज्यादातर देखने को मिलती है, रिवर वैलीज में, डेल्टाज में, एस्चुरीज में। फॉर एग्जांपल जैसे इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, नॉर्दर्न नर्मदा ताप्ती प्लेन वाला एरिया में हमें ये एलुवाइल सॉइल देखने को मिलती है। इस अलुवाइल सॉइल में ज्यादा पोटाश होता है, लेकिन फास्फोरस इसमें बहुत कम होता है, नाइट्रोजन भी इसमें नहीं होता है, और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, मेज, शुगर कैन एटसेट्रा। बहुत सारी फसलों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, अच्छी फसल इनमें बनती है। Which among the following is not a type of alluvial soil deposited by rivers? हमारी इस alluvial soil की दो टाइप्स, एक होती है खदड़, एक होती है भंगर। ठीक है, तराई इसकी टाइप नहीं है। अब खदड़ जो है ना, और खदड़ होती है न्यू अलुवाइल साइल, और भगड़ होती है ओल्ड अलुवाइल साइल, तो दो किस्म की होती है। तो तेराई जो इसकी टाइप नहीं है। तो भंगर जो है ये ओल्ड अलुवाइल साइल है, तो ये डिपॉजिटेड फार फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, मतलब रिवर्स से जो फ्लड प्लेन्स वगैरह आते हैं उनसे काफी दूर ये डिपॉजिट होती है। और खदर जो है ये न्यू अलुवाइल साइल होती है, ऑक्युपाइज फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, मतलब नजदीक होती है ये। ठीक है, रिवर्स में जहाँ पे डिपोजिशन होती है, तो जहाँ पे रिवर का माउथ होता है तो उसी के आसपास एरिया में ये होती है। ठीक है, खरीवाज जो है ये क्या होती है, खरीवाज जो एक लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं जो कि कश्मीर वैली में होती हैं, और ये हमारे पास सैफरान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी में वर्ड खरीवा मींस एन एलिवेटेड
टेबल लैंड, एलिवेटेड टेबल लैंड। तो ये थिक ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं जो कि कश्मीर वैली में पाए जाते हैं। कश्मीर वैली, ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल रेंजेस में हमें देखने को मिलती है। खरीवास जो है लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स होती हैं। लैकुस्ट्राइन मतलब होता है जो लेक्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये कल्टीवेशन ऑफ ज़ैफ़रान, लोकली नोन एज सैफरान, जो है कश्मीर वैली में इसकी कल्टीवेशन के लिए काफी फायदेमंद है ये वाली लैंड। ठीक है। Which among the following is also called rigor soil, that is known as black soil? black soil को हम rigor soil बोलेंगे। ब्लैक साइल इज आल्सो नोन एज रिगूर साइल। 15% एरिया इंडिया का ब्लैक साइल के अंदर आता है और ये मोस्टली डेक्कन प्लेट्यू में हमें देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कुछ तमिलनाडु के हिस्से में भी ये ब्लैक साइल देखने को मिलती है। तो ब्लैक साइल में आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत कम होता है, फास्फोरस भी बहुत कम होता है और कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें बहुत कम होता है। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए ये साइल बहुत ही बेस्ट है। ठीक है। Which among the following soil is the highest water retaining capacity? कौन सी साइल को वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है? तो क्या वो अलवाइल साइल है, ब्लैक साइल है, रेड साइल है? तो सबसे ज्यादा जो वाटर को रिटेन करना, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो ब्लैक साइल के अंदर होती है। इसको रिगूर साइल बोलते हैं। सबसे ज्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है इसी साइल में होती है। इट स्वेल्स, ये स्वेल हो जाती है, स्टिक की चिपक जाती है जब ये गीली होती है। ठीक है। और इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, बड़े बड़े वो जो हमारे पास से क्लॉट्स जैसे बन जाते हैं जब ये मिट्टी सूख जाती है। ठीक है। रेड साइल जो मेनली जो है कौन से एरियाज में पाई जाती है? तो रेड साइल उन एरियाज में पाई जाती है जहां पे टेम्परेचर, रेनफॉल बहुत कम पड़ती है। ठीक है। रेड साइल इज मेनली फाउंड इन दोज एरियाज वेयर देयर इज लो रेनफॉल। ठीक है। तो रेड साइल इज मेनली फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। और एक दूसरी होती है ना लिटरेट साइल। लिटरेट साइल वहां पे पाई जाती है जहां पे टेम्परेचर हाई हो और रेनफॉल ज्यादा हो, वहां पे लिटरेट साइल जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है। लिटरेट साइल जो ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो रेड साइल लो रेनफॉल में होती है और लिटरेट साइल हायर रेनफॉल एंड हायर टेम्परेचर में देखने को मिलती है। तो कम से कम 18.5% एरिया जो है इंडिया का रेड साइल में आता है। सेकंड लार्जेस्ट जो है साइल है इंडिया में। इसका कलर रेड है, क्यों है? क्योंकि इसमें फेरिक एसिड होता है। फेरिक एसिड मतलब इसमें आयरन है। इसमें लाइम और फास्फोरस जो है कम होता है, मैंगनीज भी कम है, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटाश, ये सब चीजें इसमें बहुत कम होती हैं। याद रखना ये वाले जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि डेफिशिएंसी जो है साइल में किसकी होती है, कौन सी चीज किसमें, कौन सी मिट्टी में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिटरेट साइल जो इज मेनली फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई रेन टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। अभी मैंने आपको बोला तो लिटरेट साइल जो इज मेनली फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। 3.7% एरिया जो है इंडिया का लिटरेट साइल में आता है और मेनली ये लीचिंग, इसमें जो लीचिंग होती है ना बहुत ज्यादा होती है। लीचिंग कब होती है? जब बहुत ज्यादा पानी जो है रिमूव हो जाता है, रिमूव कर लेता है वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से। ठीक है। जब वाटर में बहुत ज्यादा इस मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी आता है, वो पानी क्या करता है, जितने भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिमूव कर लेगा आउट ऑफ साइल, उसको हम बोलेंगे लीचिंग। और ये लीचिंग जो है सबसे ज्यादा लिटरेट साइल में ही होती है। अब इसमें डेफिशिएंसी लाइम भी नहीं होता है, सिलिका भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें लीचिंग होती है, इसलिए इसमें लाइम, सिलिका ये सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। Consider the following sentences regarding PT और मार्शी साइल। पीटी या मार्शी साइल के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स? ठीक है। इट इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। ठीक है। जहां पे ज्यादा बारिश पड़ती है उन एरियाज में ये पाई जाती है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इसमें कम होती है। बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है? तो इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा उन एरियाज में पाई जाती है जहां पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो और बारिश भी ज्यादा हो। ठीक है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल जिन एरियाज में ज्यादा होता है उस एरियाज में पीटी मार्शी साइल हमारे को देखने को मिलती है। वाटर टेबल ज्यादा इसमें काफी ज्यादा होता है। ठीक है। ये केरला में हमें देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादातर देखने को मिलेगी। वेजिटेशन इस टाइप की साइल में बहुत कम होती है पीटी साइल में, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस इसमें काफी ज्यादा होता है। राइस और एक्वेटिक क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए ये साइल काफी सूटेबल है।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइल जनरली हैज एन इमेच्योर साइल प्रोफाइल, मतलब कौन सी ऐसी साइल है जिसका साइल प्रोफाइल काफी इमेच्योर है, तो वो हमारे पास माउंटेन साइल है। इसका जो साइल प्रोफाइल है वो काफी इमेच्योर है। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि ये हिली और माउंटेनियस रीजन में हमें देखने को मिलती है। टेक्सचर जो इस साइल का डिपेंड करता है माउंटेन का इन्वायरमेंट कहाँ है और किस जगह वो हमारे को देखने को मिलती है। हॉर्टिकल्चर के लिए ये माउंटेनियस सॉइल काफी सूटेबल है, टी क्रॉप्स लाइक एप्पल, पोटैटोज एटसेट्रा। ठीक है, काउंटर बंडिंग जो है एक प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं कि काउंटर बंडिंग जो है एक प्रैक्टिस है, ये किसके लिए यूज की जाती है? क्या ये साइल कंजर्वेशन के लिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, मशीन टेक्निक, या किसी के लिए माइनिंग टेक्निक? तो ये जो है साइल को कंजर्व करने के लिए काउंटर बंडिंग की एक प्रैक्टिस है, साइल को कंजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है फॉर स्लोपिंग एंड हिली एरियाज, जिसमें that involves the placement of lines of stones along the natural rises of landscape। ये टेक्निक क्या करती है, हेल्प करती है कैप्चर एंड होल्ड करना रेनफॉल को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिफोर इट कैन बिकम रन ऑफ। ठीक है, मतलब ये मिट्टी जो है इरोड ना हो जाए, साइड इरोजन से बचाने के लिए हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपली हम अगर बात करें कि हमारा जो साइल इरोजन होता है ना, उससे बचने के लिए हम काउंटर बंडिंग वगैरह जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया जो है कौन सी पोजीशन में लाई करता है वर्ल्ड में? तो वो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, याद रखना 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और लार्जेस्ट कंट्री एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया वो जो है रशिया का है। तो अगर हम इनको ओवरऑल देखें इंडिया तक, तो नंबर 1 है रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें पता होना चाहिए कि टॉप हम 7वें नंबर से पे हैं, हमसे ऊपर जो 6 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका सिस्टमेटिक वे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरह से अब फ्रेम हो रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से अलग हैं, उनके बीच में एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है, याद रखना पाक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका को जो है एक दूसरे से अलग करता है। इंडिया का जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करता है 2 लैटिट्यूडनल वैल्यूज हैं और उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूडनल वैल्यू है। ठीक है, याद रखना। तो इंडिया जो है कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मेनली पड़ता है। इंडियन मेनलैंड जो है एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूडनल वैल्यूज। लैटिट्यूडनल वैल्यूज ये वाली वैल्यूज होती हैं जो लेटी हुई होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज ये वाली होती हैं, ठीक है, जो वर्टिकल फॉर्म में होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज जो है क्या है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। दोनों वैल्यूज जो है हमें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूडनल वैल्यूज भी और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज भी। इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो अबाउट 929 डिग्री का है। ठीक है, याद रखना एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का ऑलमोस्ट कितना है, दैट इज 29 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितना है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया की जो लेंथ है वो कितनी है? ठीक है, तो वो जो है हमारे पास 3214 किलोमीटर है और 2933 है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। ठीक है, और 3214 है नॉर्थ से साउथ तक। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो हमें किस में देखने को मिलता है? तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है वो है गुजरात। अब जो पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम है किबिथू। ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट प्लेस है इंडिया के, ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और लोहित रिवर जो है यहाँ से हमारे पास फ्लो होता है। ठीक है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो है वो गुजरात में देखने को मिलता है और उसका नाम है गुहार मोती। ठीक है, तो ये हमें गुहार मोती में जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और गुजरात में ये है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के अंदर उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है वो कौन सी है? तो उसकी जो वैल्यू है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, याद रखना। ठीक है, और 5 स्टेट से जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है गुजरता है, उन स्टेट का 5 स्टेट का नाम भी पता होना चाहिए, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरा
क्रोनोलॉजिकल वे में हमें पता होना चाहिए, तरतीब वाइज, ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ये होता है। तो मेनली जो इसकी है ना वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा और फिर है आंध्र प्रदेश। करेक्ट सीक्वेंस जो है इसकी ये है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये करेक्ट सीक्वेंस है, याद होनी चाहिए। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ भी अगर हमें पूछे, और करेक्ट जो वैल्यू वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। ब्रॉडली बाय हाउ मेनी आवर्स डज द लोकल टाइम जो है ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया डिफर फ्रॉम दैट द वेस्टर्न मोस्ट, मतलब ईस्ट और वेस्ट में जो मेनली जो कितने घंटे का डिफरेंस, तो वो 2 घंटे का डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि ईस्ट में सबसे ज्यादा पहले जो है सूरज जो है हमारे पास ईस्टर्न इंडिया में चढ़ जाता है और वेस्टर्न में लेट ग्रूब होता है, तो 2 घंटे का फर्क है, ठीक है। वेरिएशन जो है लोकल टाइम इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज में वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का है। इंडिया अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग परसेंट ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया, मतलब टोटल लैंड एरिया अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कितने परसेंट एरिया इंडिया का है, ठीक है, वो है 2.42%। 2 पॉइंट, क्योंकि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 3.28 मिलियन स्क्वायर जो है एरिया है और 2.42% एरिया जो है टोटल लैंड एरिया है इंडिया का इन कंपैरिजन ऑफ वर्ल्ड एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है? 3.28, पॉपुलेशन नहीं, टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Which one of the following countries share the longest land border with India? तो वो है बांग्लादेश, वो है बांग्लादेश। और मैंने ये पहली वाली वीडियो में आपको कराया था कि ये जो कंट्रीज हैं किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर टच करती है। तो आप मुझे बताइएगा कि हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी स्टेट है जो 3 साइड से बांग्लादेश से कवर्ड है, ठीक है। तो बांग्लादेश लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है शेयर करता है इंडिया के साथ, उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान भी करता है, ठीक है। Consider the following statements. The southern slope of Himalayas facing India are steeper and those facing the Tibet side are generally gentler. हिमाद्री जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज बोलते हैं, ये नॉर्दर्न मोस्ट एंड हाईएस्ट रेंज है हिमालय की। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है। जो साउथ वाली स्लोप है हिमालय की, उस सदर्न स्लोप जो है हिमालयाज की फेसिंग इंडिया आर स्टीपर एंड दोज फेसिंग द तिब्बत आर जनरली जेंटलर्स। और हिमालय को 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री जो है नॉर्दर्न मोस्ट भी है और हाईएस्ट रेंज भी है हिमालयाज की, इसलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है हमारे पास इज ए पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो माउंट एवरेस्ट जो है ग्रेटर हिमालय में आता है, तो हिमाद्री को, ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री बोलेंगे, ठीक है। हिमाचल जो है इसको मिडल हिमालयाज बोलेंगे। शिवालिक जो है इसको हम सदर्न हिमालय बोलेंगे, ठीक है। लोअर हिमालयाज भी हम इसको बोलेंगे। तो ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री बोलते हैं। ये नॉर्दर्न मोस्ट और हाईएस्ट रेंज है हिमालयाज की। इस रेंज का जो एक्सटेंट है वो नंगा पर्वत पीक से लेकर नामचा बरवा पीक तक जो है, ठीक है। मतलब वेस्ट में जो है इसमें नंगा पर्वत पीक पड़ती है और ईस्ट में जो है इस हमारे ग्रेटर हिमालय में वो है नामचा बरवा पीक जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। हाईएस्ट पीक दुनिया की जो माउंट एवरेस्ट है वो सिचुएटेड है इन नेपाल और ये ग्रेटर हिमालयाज में ही आती है। कंचनजुंगा जो है एक पार्ट है कौन से हिमालय का? तो कंचनजुंगा हमें पता है सिक्किम के अंदर है, और सिक्किम कौन से हिमालयन रेंज में पड़ता है? वो भी ग्रेटर हिमालय में ही पड़ता है, हिमाद्री में आ जाएगा, ठीक है। कंचनजुंगा हाईएस्ट पीक है हिमालयाज की इन इंडिया और हिमाद्री का ये हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा ये कुछ दूसरी पीक्स हैं जो कि ग्रेटर हिमालयाज में ही आती हैं, ठीक है। पीर पंजाल और धौलाधार पार्ट है किस रेंज का? तो वो हिमाचल रेंज का आ जाएगा, मिडल हिमालयाज का हिस्सा है ये, ठीक है, याद रखना। हिमाचल को हम लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज भी बोलेंगे, और ये हिमाद्री के 2nd नंबर पे आता है, मतलब हिमाद्री के साउथ में जो है हिमाचल आ जाता है, मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज भी बोलेंगे। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधार एक जो रेंज है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये इसी मिडल हिमालयाज में आते हैं। वैली ऑफ कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा ये भी हिमाचल रेंज के अंदर ही आते हैं,
ठीक है। फेमस हिल टाउन्स जैसे हमारे पास शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, ठीक है, ये कौन से हिमालय के रीजन में आते हैं? तो ये भी जो है हमारे मिडल हिमालयाज में ही आते हैं। अब हमें पता है कि शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, मसूरी उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है मिडल हिमालयाज में ही आती है, ठीक है। उसके बाद सदर्न मोस्ट रेंज जो है हिमालय की, उसका नाम है शिवालिक। उसका नाम क्या है? शिवालिक। आउटर हिमालयाज इसको बोलते हैं हम, आउटर हिमालयाज जिसको हम शिवालिक बोलेंगे, ये सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की। एवरेज हाइट जो है शिवालिक की वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू हिमाचल एंड हिमाद्री। ये ब्रॉड वैलीज हैं जो हिमाचल और शिवालिक के बीच में देखने को मिलती हैं, और हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो ये वैलीज बनाती हैं उनको हम दून्स कहते हैं। और दून जैसे देहरादून जो है हमारी एक वैली है जो शिवालिक और हिमाचल के बीच में पड़ती है। Which among the following is located north of the हिमाद्री रेंज? हिमाद्री से ऊपर जो है हमारे पास आता है ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज सबसे पहले आ जाएगा, फिर हिमाद्री आ जाएगा, फिर मिडल हिमालयाज आ जाएगा, और फिर आउटर हिमालयाज आएगा। ये हमारे नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ इसका जो है तरतीब है, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज जिसको हिमाचल बोलेंगे, आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक बोलेंगे। तो सबसे हिमाद्री तो नॉर्दर्न मोस्ट है, ये हिमालय का हिस्सा है, लेकिन इससे ऊपर जो है वो ट्रांस हिमालय है जिसमें काराकोरम रेंज आती है हमारे पास, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, जंस्कार है, ये इन द नॉर्थ ऑफ हिमाद्री रेंज। तो मतलब जंस्कार, लद्दाख, काराकोरम ये हमारे पास ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। एंड दे आर क्लासिफाइड, इनको जो है ट्रांस हिमालयाज के अंदर डाला जाता, कैटेगरी में आता है। मजाउली जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, तो ये कौन से रिवर में हमें देखने को मिलता है? दैट इज इन ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर इज हाईली प्रोन टू डिवास्टेटिंग फ्लड्स एट रेगुलर इंटरवल। बहुत सारे फ्लड्स इस रिवर्स की वजह से आते हैं। फ्लड्स के बाद रिवर जनरली चेंज करता है अपनी कोर्स लाइन को, जिससे बहुत सारे आइलैंड रिवर के अंदर बनते हैं। और ये आइलैंड जो है इस लैंड का नाम, आइलैंड का नाम है मजाउली, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है। लैंड जो है इस हिस्से की, इस पार्ट जो है इस लैंड का बहुत ही फर्टाइल होता है, और ये इसमें एलुवाइल साइल जो है बहुत ज्यादा डिपॉजिट होती है इस रिवर से, ठीक है। बंगाल और खदर जो है अभी हमने पढ़ा कि ये रीजन्स हैं हमारे पास, कौन से रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि अलुवाइल साइल है और अलुवाइल साइल नॉर्दर्न प्लेन्स में ज्यादा हमारे को देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। मतलब जो पेनिसुलर प्लेट्यू इंडिया है इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? जनरल स्लोप जो है इस प्लेट्यू की वो ईस्ट की तरफ है, और हाईएस्ट पॉइंट जो है प्लेट्यू रीजन का वो अनाईमुडी पीक है। मतलब पेनिसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी पीक है, और जनरल स्लोप प्लेट्यू की वो ईस्ट की तरफ है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है? तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स ये ठीक है, क्योंकि जो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू है वो लाइज टू द साउथ ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। मतलब जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके साउथ में हमारे पास इंडियन प्लेट्यू आ जाता है। नर्मदा रिवर डिवाइड करता है पेनिसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया को दो पार्ट्स में, एक होता है सेंट्रल हाईलैंड, एक होता है पेनिसुलर प्लेट्यूज। और जनरल स्लोप जो है पेनिसुलर प्लेट्यू की वो ईस्ट की तरफ ही है। यही रीजन है कि बहुत सारे रिवर्स इन द रीजन वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। और पेनिसुलर इंडिया की जो हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुडी पीक है, जो कि केरला में हमें देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम? झेलम की कौन सी इसमें से इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? वो झेलम भी है, चिनाब भी है, सतलुज भी है, कोसी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस वो कौन कौन सी है? इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलुज, जस्कार, दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। कोसी जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की वाटर डिस्चार्ज के हिसाब से, आफ्टर घाघरा एंड यमुना। एज रिवर कोसी से बहुत सारे फ्लड्स जो है बिहार में आते हैं, इसलिए रिवर कोसी को सारोआ बिहार भी बोलेंगे। Consider the following statement. Great Northern Plain of India has been formed by silt brought down by Himalayan rivers. बोलते हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के वो सिल्ट से बने हुए हैं, जिनको हिमालयन रिवर्स की वजह से जो नीचे आते हैं। कुछ हिमालयन रिवर्स इवन ओल्डर देन द हिमालयन इटसेल्फ, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है? सभी हैं या कोई भी नहीं? तो सब के सब स्टेटमेंट ठीक है। जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है वो बने हैं सिल्ट से,
ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स की वजह से आता है। और यही रीजन है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज्यादा एलुवाइल साइल है, इसलिए बहुत फर्टाइल भी ये साइल होती है। कुछ हिमालयन रिवर्स हिमालय से भी काफी ओल्डर हैं, इसलिए इन हिमालय में बहुत सारी जॉर्जेस और बहुत सारी वैलीज हमें देखने को मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो रामगंगा, घाघरा भी है, यमुना भी है, वेगाई और रामगंगा, इन दो में से इसका आंसर है। तो रामगंगा भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेकिन वेगाई जो है ये ट्रिब्यूटरी गंगा की नहीं है। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज गंगा की है रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, यमुना, सन, दमोदर। और वेगाई ट्रिब्यूटरी गंगा की नहीं है, ये सदर्न रिवर है जो कि हमारे पास फ्लो होता है तमिलनाडु में। ठीक है, पेरियार की ये ट्रिब्यूटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जो है कौन सी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी जो है हमारे पास अगर देखा जाए तो दिबांग भी है, लोहित भी है, संगपो किसको कहते हैं, तीस्ता भी है। तो करेक्ट आंसर जो है वो संगपो है, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र दिबांग, लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी, मानस। संगपो ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है, और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में संगपो कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। तो संगपो जो है ये ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र की, बल्कि ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम संगपो है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो होता है उस रिवर का नाम है नर्मदा है, ताप्ती है। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती ओनली मेजर रिवर्स इंडिया में जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एज पेनिसुलर प्लेटिया जो है वो ईस्ट की तरफ जो है टिल्टेड है, इसलिए बहुत सारे रिवर्स पेनिसुलर इंडिया के वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती रिवर ओनली एक्सेप्शंस हैं हमारे इंडिया में, जो रिफ्ट वैली से जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की है। लेकिन यमुना की नीचे दी गई में से कौन सी ट्रिब्यूटरीज नहीं है? चंबल भी है, ठीक है, बेतवा भी है, तो सिंध इसकी ट्रिब्यूटरी भी है, और सन जो है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। यमुना की मेन ट्रिब्यूटरी जो है वो है चंबल, बेतवा, सिंध, किन। सन जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की यमुना के बाद, और ये गंगा को ज्वाइन करती है साउथ से। ठीक है, श्योक रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। श्योक को हम रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, याद रखना। श्योक रिवर ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ये नॉर्दर्न लद्दाख से फ्लो होता है और गिलगिट बल्टिस्तान में चले जाता है। नुब्रा जो है ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की। श्योक रिवर नुब्रा रिवर से मिलता है और एक बहुत बड़ी वैली बनाता है जो लद्दाख को काराकोरम रेंज से अलग करता है। इंडस की जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है वो है जंस्कार, हुंजा, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट नियर मानसरोवर लेक? से कौन सा रिवर ओरिजिनेट नहीं होता है? तो वो हमारे पास गंगा रिवर है। वो कौन सा रिवर है? गंगा रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट नहीं होता है। बाकी इंडस भी मानसरोवर लेक से होता है, सतलज भी होता है और ब्रह्मपुत्र भी होता है, और गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज ओरिजिनेट होते हैं मानसरोवर लेक इन तिब्बत। गंगा जो ओरिजिनेट होता है भागीरथी के फॉर्म में गंगोत्री ग्लेशियर से, और जब ये भागीरथी अलकनंदा रिवर से मिलता है उत्तराखंड में तो देवप्रयाग बनता है, और देवप्रयाग को ही गंगा कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फेमस पंच प्रयाग? पांच प्रयाग हमारे पास बनते हैं, गंगा रिवर से मिलती हैं छोटी छोटी और बाकी नदियां, तो वो प्रयाग बनाती हैं। तो अलकनंदा, नंदकनी, मंदाकिनी ये पंच प्रयाग का हिस्सा है, लेकिन गोदावरी जो है ये पेनिसुलर इंडिया के अंदर ये रिवर आता है, लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिसुलर इंडिया का। तो ये पांच प्रयाग जो है ये तो हमारे पास नॉर्थ इंडिया में आते हैं और सारे उत्तराखंड वाले एरियाज में आते हैं, तो गोदावरी इसका हिस्सा, पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं है। अब ये पांच प्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग कब कब मिलके बनते हैं? विष्णु प्रयाग बनता है जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलता है। नंद प्रयाग है जब नंदकनी अलकनंदा से मिलती है। करण प्रयाग जब पिंडार रिवर अलकनंदा से मिलता है, और रुद्र प्रयाग जो है जब मंदाकिनी जो है अलकनंदा से मिलते हैं, और देव प्रयाग जब अलकनंदा और भगीरथी मिलते हैं
तो देवप्रयाग बनता है और इस देवप्रयाग को हम गंगा बोलेंगे। गोदावरी जो है रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का और लॉन्गेस्ट रिवर भी है इंडिया साउथ इंडिया का, दक्षिण गंगा भी इसको कहते हैं। महाराष्ट्र नासिक त्र्यंबकेश्वर से जो है ये रिवर ओरिजिनेट होता है। ठीक है। रिवर टर्न जो है ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की? रिवर टर्न जो है ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। ठीक है। टर्न जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की और यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? दैट इज एग्रीकल्चर। वो क्या है? एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो रिलेटेड होती हैं एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है और गैदरिंग है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज से हम जो चीजें बनाएंगे उनको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह के अंदर जो भी चीजें होती हैं बनती हैं उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलेंगे। और टर्शियरी एक्टिविटीज में वो चीजें आती हैं जो सर्विसेज के रूप में हम जो है देते हैं। ठीक है। सेकेंडरी जैसे हमारे पास इंडस्ट्री में कोई चीज बन जाती है उसके बाद हमने उसको बेचना है। ठीक है। तो वो बेचना जो है वो होता है टर्शरी एक्टिविटीज में। जैसे ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, दीज आर टर्शरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर कम्स अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? एग्रीकल्चर किस एक्टिविटी में आता है? दैट कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज। अभी हमने पढ़ा इसमें। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नोन एज पिस्सीकल्चर? पिस्सीकल्चर किसको बोलेंगे? पिस्सीकल्चर बोलेंगे ब्रीडिंग ऑफ फिश इज नोन एज पिस्सीकल्चर, rearing of silkworm is known as सेरिकल्चर एंड कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप को हम क्या बोलते हैं। ठीक है। तो ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है। कमर्शियल यूज के लिए जब हम सब्जियां, फूल, फल को उगाएंगे उनको हम हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। सीरिकल्चर बोलेंगे रीडिंग ऑफ सिल्कवर्म, पिस्सीकल्चर बोलेंगे ब्रीडिंग ऑफ फिश, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को बोलेंगे विटीकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को हम क्या बोलेंगे? विटीकल्चर। ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का कौन सा फीचर नहीं है हमारे पास? इट मेनली प्रैक्टिस्ड to meet the trend large need of corporates, use of low level of technology, generally use household labor, आउटपुट इसमें समाल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सब्सिडेंस फार्मिंग में, ये मेनली किस चीज के लिए की जाती है? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए इसको मेनली यूज किया जाता है। सब्सिडेंस फार्मिंग इंडिया में फार्मर्स की फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यूजुअली इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, हाउस होल्ड लेबर इसमें इस्तेमाल होती है, आउटपुट इससे बहुत कम होता है। सब्सिस्टेंस की हमारे पास दो किस्म होती है, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है प्रिमिटिव। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है कि एक से ज्यादा क्रॉप्स को सेम प्लाट में साल में उगाया जाता है। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, मतलब कि फसल को चेंज किया जाता है। और नोमैडिक जो है हर्डिंग भी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का हिस्सा है। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है इसको, ये ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट डन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, तो ये और भी जगहों पे की जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट इसका गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? एक एग्रीकल्चर की टाइप है जिसमें एक प्लॉट ऑफ लैंड को साफ किया जाता है, दरख्त वगैरह काट दिए जाते हैं, फिर उनको बर्न कर दिया जाता है। लैंड को साफ कर देने के बाद उसमें क्रॉप्स को जो है उगाया जाता है। जैसे ही ये साइल जो है अपनी फर्टिलिटी को लूज करता है तो लैंड जो है वो अबेंडन्ड हो जाती है और कल्टीवेटर्स किसी दूसरे प्लॉट पे चले जाते हैं, फिर वो उस प्लॉट पे वो दोबारा फसल को उगाएंगे नहीं। तो ये इंडिया में मेनली ये नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया में किया जाता है, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट नेम से इसको किया जाता है। झूमिंग कल्टीवेशन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलेंगे। मैक्सिको में इसी प्रैक्टिस को मिल्पा बोलते हैं। ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं। मलेशिया में इसको लडांग बोलते हैं। ठीक है। Which among the following is not a cropping season in India? इंडिया में मेनली 3 सीजन होते हैं, राबी, खरीफ और जैद क्रॉप। कल बैसाखी जो है ये क्रॉपिंग सीजन नहीं है, बल्कि ये एक हमारे पास
एक टाइप ऑफ विंड है जो कि हमारे पास वेस्ट बंगाल एरिया में देखने को मिलती है। तो 3 सीजन है, राबी क्रॉप जो कि विंटर्स में होता है, खरीफ क्रॉप जो कि समर में होता है, और ज़ैद क्रॉप होता है जो कि हमारे पास राबी और खरीफ क्रॉप के बीच में होता है। तो ज़ैद क्रॉप में वाटरमेलन है, मस्क मेलन, कुकुम्बर है, कुछ सब्जियां जो ज़ैद क्रॉप्स के अंदर आती हैं। Which among the following season starts with the onset of monsoon? मानसून जब आता है तो कौन सी सीजन शुरू होता है? खरीफ क्रॉप वाला सीजन शुरू हो जाता है, गर्मी वाला सीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, इसमें कौन कौन सी फसलें वगैरह खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, क्रॉप्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सीजन आर बेनिफिटेड फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज में इंडिया के अंदर क्या आता है? विंटर्स आते हैं। तो विंटर्स वाली जो क्रॉप्स उनको हम राबी क्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, वेजिटेबल्स आर जनरली ग्रोन इन विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप सीजन। तो सब्जियां वगैरह जो है ना मेनली ज़ैद सीजन में, ज़ैद सीजन मतलब राबी और खरीफ क्रॉप वाले बीच का जो सीजन होता है उसको हम ज़ैद सीजन बोलते हैं, जिसमें मेनली सब्जियां वगैरह जो है उगाई जाती हैं। और मेनली जो क्रॉप्स इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, कुछ सब्जियां वगैरह जो है उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऑन द बेस ऑफ इंडियन जियोग्राफी। आपको कैसे ये सब के सब क्वेश्चंस वीडियो कैसी लगती है? अच्छी है तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।